नमस्कार। आज हमारे पास हाल की घटनाओं से जुड़ी कई दिलचस्प खबरें हैं। हाँ, खेल से लेकर टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, इनके पीछे छिपे हैं बड़े ट्रेंड्स और कुछ कहानियां। तो आज हमारा मिशन है इन सब खबरों को एक एक करके समझना। और ये जानना कि इनका असल मतलब क्या है। अक्सर हम खबरें सुन तो लेते हैं, पर उनके पीछे का जो संदर्भ है वो छूट जाता है। हाँ, वो समझ नहीं पाते। आज हम वही कोशिश करेंगे, इन अलग अलग घटनाओं के बीच के डॉट्स को कनेक्ट करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेल की दुनिया से। पहली खबर हमारे सामने बैडमिंटन से है। ओके। हाल ही में थाईलैंड मास्टर्स 2026 में महिला एकल का खिताब भारत की अश्मिता चालिहा ने जीता है। ये एक बड़ी जीत है। ये सिर्फ एक बड़ी जीत नहीं, बल्कि मैं कहूंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, भारतीय महिला बैडमिंटन की बात जब भी होती है तो जहन में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का नाम आता है। सही बात है। उन्होंने सालों तक भारतीय बैडमिंटन को अपने कंधों पर उठाया है। अश्मिता चालिहा की ये जीत बताती है कि अब अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। बिल्कुल, एक नई खेप आ रही है। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने लगी है। तो ये भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के लिए एक बहुत सकारात्मक संकेत है। और खेल की दुनिया से ही एक और खबर है। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम, हाँ, सारंग। वो सिंगापुर एयर शो 2026 में प्रदर्शन कर रही है। ये सारंग टीम आखिर है क्या? सारंग भारतीय वायुसेना की शान है। ये स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों पर हवाई करतब दिखाने वाली दुनिया की एकमात्र टीम अच्छा, है। दुनिया की एकमात्र। जी हाँ, और सिंगापुर एयर शो दुनिया के सबसे बड़े एयर शोज में से एक है। तो वहाँ सारंग टीम का प्रदर्शन करना दो बातें दिखाता है। एक तो हमारे पायलटों का असाधारण कौशल, और दूसरा हमारे स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर की बेहतरीन क्षमता। ये भारत के लिए एक तरह का एरोस्पेस डिप्लोमेसी भी है। मतलब हम अपनी रक्षा निर्माण क्षमताओं को दुनिया के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल सही। वाह। और बैडमिंटन पर वापस आते हैं। 6वीं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन चीन के किंगडाओ शहर में हो रहा है। हाँ, ये एक टीम इवेंट है जो व्यक्तिगत टूर्नामेंट से थोड़ा अलग होता है। ओके। यहाँ देश एक टीम के रूप में खेलते हैं। तो ये खिलाड़ियों के बीच तालमेल और वो जो टीम भावना होती है उसको परखता है। और ये बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी में भी मदद करता होगा। निश्चित रूप से ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसे बड़े आयोजनों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने में ये बहुत मदद करते हैं। और खेल जगत की आखिरी खबर जो भविष्य की ओर इशारा कर रही है। वर्ष 2027 में एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत के लिए कितना बड़ा अवसर है ये? देखिए, ये बहुत बड़ा अवसर है। पिछले कुछ सालों में भारत शूटिंग में एक पावर हाउस बनकर उभरा है। हाँ, हमारे युवा शूटर्स कमाल कर रहे हैं। वही, वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं। इस चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने का मतलब है कि दुनिया भारत के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी आयोजन क्षमताओं पर भरोसा करती है। सही कहा। और इससे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, युवा खिलाड़ियों को अपनी धरती पर दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने का मौका मिलेगा। चलिए, खेल की दुनिया से हटकर अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। ब्रिटेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। वाकई एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम। साहसिक भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात पर बहस चल रही है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या असर पड़ रहा है। हाँ, कई स्टडीज भी आई हैं इस पर। बिल्कुल, कई स्टडीज ने इसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम से जोड़ा है। ब्रिटेन का ये फैसला इस बहस को एक नई दिशा देगा। लेकिन इसे लागू करना मुश्किल नहीं होगा? बहुत बड़ी चुनौती होगी। कंपनियों को एज वेरिफिकेशन के लिए मजबूत तकनीक बनानी होगी। और ये भी सवाल उठेगा कि क्या ये बच्चों की आजादी पर एक तरह का अंकुश है? इस पर नजर रहेगी। अब एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना। फरवरी 2026 में प्रथम महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी अमेरिका ने की। हाँ। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब वो खनिज हैं जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। ओके। लेकिन उनकी सप्लाई चेन पर कुछ ही देशों का दबदबा है। जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट। ये सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, सेमीकंडक्टर चिप्स और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। समझ गया। तो अमेरिका का ये शिखर सम्मेलन आयोजित करना ये दिखाता है कि दुनिया के लोकतांत्रिक देश इन खनिजों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता
कम करना चाहते हैं। और एक वैकल्पिक सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। एकदम सही। और भारत भी इस प्रयास का एक अहम हिस्सा है। ये तो सचमुच रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। इसी कड़ी में मेडागास्कर के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी 5 से 10 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। भारत और मेडागास्कर के रिश्ते क्यों अहम हैं? मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीपीय देश है और हिंद महासागर भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के लिए एक तरह से जीवन रेखा है। सही है। इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में मेडागास्कर जैसे देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाना भारत की सागर नीति का एक अहम हिस्सा है। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बिल्कुल। तो ये यात्रा रक्षा, व्यापार और विकास में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब एक वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। हाँ, इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। इस थीम का क्या मतलब है? ये थीम बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि कैंसर से लड़ने की हमारी लड़ाई तो एक है, हम सब एकजुट हैं, लेकिन हर मरीज का सफर, उसकी कहानी और उसकी जरूरतें अलग होती हैं, यूनिक होती हैं। अच्छा, मतलब पर्सनलाइज्ड केयर पे जोर। एग्जैक्टली। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि हमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से हटकर व्यक्तिगत देखभाल पे ध्यान देना होगा। चलिए अब देश के भीतर की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर ध्यान देते हैं। 2 फरवरी को दिवाकर जयंत ने नौसेना आयुध महानिदेशक यानी डीजीओएनए का पदभार संभाला है। हाँ। ये डीजीओएनए का पद कितना महत्वपूर्ण होता है? डीजीओएनए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट, ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक बहुत ही जिम्मेदार पद है। इनकी जिम्मेदारी होती है भारतीय नौसेना के लिए हथियारों और गोला बारूद की क्वालिटी देखना। हाँ, सभी तरह के हथियारों और गोला बारूद की क्वालिटी सुनिश्चित करना, उनकी खरीद से लेकर रख रखाव तक सब कुछ देखना। आसान शब्दों में कहें तो ये सुनिश्चित करते हैं कि नौसेना के हथियार हमेशा तैयार रहें। बिल्कुल। ये हमारे नौसेना की युद्ध सज्जता के लिए एक बेहद अहम भूमिका है। इसी तरह की एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति निवेदिता दुबे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई में बोर्ड स्तरीय एचआर निदेशक बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये तो एक मील का पत्थर है। हाँ। एएआई जो देश के सैकड़ों एयरपोर्ट्स का प्रबंधन करता है, इतने बड़े संगठन में बोर्ड स्तर पर पहली बार किसी महिला का एचआर निदेशक बनना, ये एविएशन सेक्टर में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। और जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बड़ा संदेश भी है। बिल्कुल। ये आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। और कॉर्पोरेट जगत से एक और नियुक्ति है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक बने हैं। हाँ, ये बैंकिंग सेक्टर में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। यूनियन बैंक भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है। और मुख्य महाप्रबंधक का पद तो काफी अहम होता है। बहुत अहम। बैंक की रणनीतियों को लागू करने और उसके रोजमर्रा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में इनकी एक खास भूमिका होती है। अब थोड़ा राजनीति की ओर रुख करते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हाँ, युमनाम खेमचंद सिंह ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये मणिपुर के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था मतलब एक तरह से विफल हो जाती है। तो इसका हटना लोकतंत्र की बहाली है। हाँ, इसका हटना और एक नई सरकार का गठन राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का प्रतीक है। अब नए मुख्यमंत्री के सामने राज्य में स्थिरता और विकास को वापस पटरी पर लाने की एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब बिजनेस, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरों को देखते हैं। जरूर। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है। हाँ, पहला आरआरबी। ये आरआरबी क्या होते हैं और ये खबर क्यों खास है? आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स। इनकी स्थापना खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए की गई थी। तो ये अब तक क्रेडिट कार्ड नहीं देते थे? नहीं, परंपरागत रूप से ये बैंक लोन और जमा जैसी बेसिक सेवाएं ही देते थे। एक आरआरबी का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि अब डिजिटल और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण भारत तक पहुंच रही हैं। ये तो वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा कदम है। इससे ग्रामीण ग्राहकों को भी क्रेडिट की सुविधा मिल सकेगी। ये तो सच में एक बड़ा कदम है। अब टेक्नोलॉजी की एक और मिसाल। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग एजेंट मुनीम एआई के नाम से लॉन्च किया गया है।
मुनि में आए, नाम दिलचस्प है। हाँ, ये क्या करेगा? या छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? देखिए, भारत में लाखों छोटे दुकानदार हैं जो आज भी हाथ से बिल बनाते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। ये एआई एजेंट उनकी आवाज सुनकर, मतलब सिर्फ बोलकर ही बिल बना देगा। वाह, इससे तो उनका बहुत समय बचेगा। समय बचेगा, गलतियां कम होंगी और वो अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी को जमीनी स्तर तक ले जाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो एक और अहम जानकारी है। 2 फरवरी 2026 को त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ। त्रिसेवा का यहाँ क्या मतलब है? त्रिसेवा का मतलब है थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ये कोर्स तीनों सेनाओं के अधिकारियों को एक साथ लाता है ताकि वे भविष्य के युद्धों की चुनौतियों को समझ सकें। बिल्कुल। आज के युद्ध साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़े जाते हैं। ऐसे में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल होना बेहद जरूरी है। ये कोर्स इसी तालमेल को बढ़ाने के लिए है। और अब रक्षा उत्पादन से जुड़ी एक खबर। एक डीपीएसयू है, यंत्र इंडिया लिमिटेड। हाँ, उसे मिनी रत्न श्रेणी आई का दर्जा दिया गया है। ये डीपीएसयू और ये मिनी रत्न क्या होता है? डीपीएसयू का मतलब है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी। और यंत्र इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से बनी एक नई कंपनी है जो सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाती है। और मिनी रत्न का दर्जा मिलने का क्या मतलब है? मिनी रत्न श्रेणी आई का दर्जा मिलना किसी भी सरकारी कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे कंपनी को ज्यादा वित्तीय स्वायत्तता, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। कुछ हद तक वे बिना सरकार से बार बार अनुमति लिए अपने निवेश और जॉइंट वेंचर के फैसले खुद ले सकते हैं। इससे कंपनी की कार्यकुशलता बढ़ती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक पुरस्कार की बात करते हैं। बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। स्वच्छता पखवाड़ा एक 15 दिनों का अभियान होता है जिसमें सरकारी विभाग स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। हाँ, और एक बंदरगाह जहां हजारों टन माल की आवाजाही होती है, उसे साफ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कोलकाता पोर्ट को ये पुरस्कार मिलना ये दिखाता है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और पुरस्कारों की बात चली रही है तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार की खबर है। ओके। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामानाथन को वर्ष 2026 के क्रेफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये क्रेफोर्ड पुरस्कार क्या है? क्रेफोर्ड पुरस्कार को विज्ञान की दुनिया में बहुत सम्मान से देखा जाता है। इसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, वही संस्था जो नोबेल पुरस्कार भी देती है। जी हाँ, और ये उन क्षेत्रों में दिया जाता है जिन्हें नोबेल पुरस्कार कवर नहीं करता, जैसे खगोल विज्ञान, गणित और पृथ्वी विज्ञान। तो वीरभद्रन रामानाथन को किस क्षेत्र में मिला है? उन्हें ये पुरस्कार वायुमंडलीय विज्ञान और जलवायु परिवर्तन पर उनके अभूतपूर्व काम के लिए दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। अब कुछ विविध लेकिन महत्वपूर्ण खबरों की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में गोवा पुस्तक महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया। ऐसे आयोजन बहुत जरूरी होते हैं। ये सिर्फ किताबें खरीदने बेचने की जगह नहीं होते, बल्कि विचारों के आदान प्रदान का एक मंच होते हैं। हाँ, यहाँ लेखक, पाठक, प्रकाशक सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। इससे पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और अंत में पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। इस नामकरण का क्या महत्व है? महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के महान शासक थे, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। हाँ, वो अपनी वीरता और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, और एक धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में भी। तो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखना उस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और गौरव को एक सम्मान देना है। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं है, बल्कि उस विरासत को याद करने का एक तरीका है। सही कहा। तो आज हमने कई अलग अलग विषयों पर बात की। खेल में नई प्रतिभा के उभरने से लेकर ग्रामीण भारत में डिजिटल बैंकिंग की पहुंच तक, और भविष्य के युद्धों की तैयारी से लेकर पर्यावरण विज्ञान में भारत की वैश्विक उपलब्धि तक। इन सभी खबरों को एक साथ देखने पर एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे भारत की जो बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। बिल्कुल सही। हर छोटी बड़ी घटना एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। आज हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है।
तो वहीं भारत में एआई के जरिए छोटे व्यापारियों को सशक्त किया जा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और नीति निर्माण का संगम ही भविष्य की दिशा तय करेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमने जिन तकनीकों और नियुक्तियों की बात की, वे आज से 5 साल बाद हमारे समाज और हमारी जीवन शैली को किस हद तक बदल चुकी होंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उन बदलावों के लिए हम आज खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। खैर, इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।